Namaste and welcome to this special edition of Meet the Author. We have a very special guest today. The book is yet to release, but it is already a talking point in media. The book is The Hindu Manifesto, and the author is Swami Vivekananda, an IITian who is now a monk, Vishwa Hindu Parishad's Joint General Secretary and Head of the International Affairs, the person who founded the World Hindu Foundation and conceptualized the idea of World Hindu Congress. He has come up with a concise but very important document for reinventing the Hindu thought process for the contemporary world. And to discuss about the book and the idea behind this book, we have with us Swami Vivekananda ji. नमस्कार नमस्कार स्वामी जी. नमस्ते प्रफुल्ल जी, नमस्ते. पहले तो ये बताइए, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस बुक? व्हाई हिंदू मैनिफेस्टो नाउ? क्या है प्रफुल्ल जी, बचपन से हम लोग बाल्यकाल के स्वयं सेवक हैं और हमने देखा कि जब जैसे ग्रो हुए, बड़े हुए, कम्युनिस्ट लोगों का भी देखा कि बड़े स्ट्रक्चर तरीके से अपनी बातें कहते थे. हम हिंदू लोगों का आज का जब मैं गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई की ना, जब मैं गुरुकुल में जाकर पढ़ाई की तो मुझे लगा कि हमारे शास्त्रों में नॉलेज बहुत है और बहुत रिलेवेंट है, कंटेम्पररी है, प्रिंसिपली आज भी एज इट इज अप्लाई हो सकता है. तो उसी समय मेरे मन में था कि इस पर एक पुस्तक लिखना है. थोड़ा टाइम लगा, फिर मैं सब शास्त्रों को पढ़ करके फिर मैंने शास्त्रों से 8 सूत्र निकाले, क्योंकि ये सूत्र की परंपरा हमारे ऋषियों की परंपरा है कि जिससे कि भले ही सब लोग पूरा पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे लेकिन सूत्र पढ़ लेंगे तो वो मेमोरी में सारा कंटेक्स्ट रहेगा ना, और कंटेंट भी रहेगा. तो हमने 8 सूत्र निकाले हैं ना, और उस 8 सूत्र को 2 हिस्सों में बांटा. पहले 4 सूत्र को हमने कहा फाउंडेशनल सूत्र है और बाद के 4 को सिविलिशन सूत्र किया. और वो मैं सूत्र बताता हूँ शास्त्रों से लिया. पहला सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ. वो उस पर एक एक पर आएंगे. तो लेकिन मुझे मूल ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि पिछले कम से कम 100 वर्षों में तो भी 1923 से तो कह ही सकते हैं, वैसे तो 1864 से हिंदुत्व हिंदुइज्म इसको लेकर डिस्कशन शुरू हुआ. फिर स्वामी विवेकानंद जी ने इस पर बहुत सारा ये किया. सावरकर की 1923 में पुस्तक आई. तो इस पर ऐसा नहीं है कि पहले बहुत सारा चर्निंग नहीं हुआ, लेकिन हिंदू सूत्र या हिंदू मैनिफेस्टो ये किस अर्थ में, ये सारा हिंदुइज्म हिंदुत्व इस पर जो चर्निंग चला, इससे किस अर्थ में अलग है? अर्थ में अलग है कि जो कोई भी समाज, भारत का हिंदू समाज या दुनिया का कोई भी समाज, अगर अपने आप को दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडिविजुअली, सोसाइटी एज होल, कंट्री एज होल, तो वो कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा. और वो प्रिंसिपल को हमने शास्त्रों से डिस्टिल किया है, इसलिए और बुक से वो डिफरेंट है ना. और उन सब चीजों को एक जगह हमने प्रेजेंट किया है. ये इसका पीछे तो अब लोगों और मैं को बोलता हूं कि मैं ये भी बोलता हूं कि ये सूत्रों के अंदर जो इसके अंदर कंटेंट है, इसको मैं बोल रहा हूं कोई भी देश, इवन पाकिस्तान अप्लाई करेगा, पाकिस्तान बड़ा अच्छा देश बन जाएगा. सऊदी अरब अप्लाई करेगा, वो भी अच्छा देश बन जाएगा. अमेरिका यूरोप अप्लाई करेगा, वो भी अच्छे देश बन जाएंगे. सो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म. तो अब लोगों को शशि थरूर की तरह हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर करने का स्कोप नहीं है. नहीं, ऐसा है. ये शशि थरूर तो अपने आप को जो मेन स्ट्रीम हिंदू मूवमेंट है उसको गाली देने के लिए शब्द यूज करता है ना. ये तो प्योर शास्त्रिक चीज है, हिंदू है, उससे अलग नहीं. इसलिए मैं तो अपने आप को हिंदुइज्म के भी चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है. हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी हिंदू है और ये उसी का थॉट प्रोसेस है. इसलिए इसका नाम हिंदू सूत्र और इस पुस्तक का नाम है द हिंदू मैनिफेस्टो है. सो द हिंदू मैनिफेस्टो और 8 हिंदू सूत्रों में बटा हुआ है, एफोरिज्म जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में. So these are very concise sutras which Swamiji has very interestingly translated and interpreted. Yes. तो
धर्मस्य मूलम अर्था, चाणक्य ने भी बहुत सारी व्याख्या की। और आप इसको लेकर आए हैं प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो एक तरफ मार्केट मॉडल है, एक तरफ कम्युनिस्ट मॉडल है। ये हिंदू मॉडल में तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, जो बढ़ता ही नहीं है 2-4% से। ऐसा था कि देखो अब मैं दो चीज आपने मिक्सअप कर दिया है। तो पहले हिंदू मॉडल को समझो, है ना। बहुत पहले जब मैं वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम शुरुआत किया तो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आप बताइए स्वामी जी, हाउ आपका थॉट प्रोसेस, हिंदू थॉट प्रोसेस या हिंदू इकोनॉमिक मॉडल इज डिफरेंट द कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्टिक मॉडल, है ना। तो मैंने उनको बोला देखो कैपिटलिस्टिक मॉडल टॉक अबाउट द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएशन, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, बट दे नेवर टॉक अबाउट द शेयरिंग ऑफ द वेल्थ। सोशलिस्टिक मॉडल या कम्युनिस्ट मॉडल का था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बट दे नेवर टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। हमारा हिंदू मॉडल क्या है, ये वेद का मंत्र है, सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीरा, जो मैं अपनी पुस्तक में दिया है। क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड एंड शेयर विद 1000 हैंड। देखो कितना अच्छा मॉडल है। पहले 100 हाथों से क्रिएट करो, जनरेट करो, तभी तो शेयर करो। पहले क्रिएशन की बात कर रहा, फिर शेयर की बात कर। ये हिंदू मॉडल है। रही बात हिंदू ग्रोथ रेट की बात, क्या है कि हिंदू समाज का इंटरप्रेन्योरल जो स्पिरिट था, हजारों साल में था, इसी कारण से भारत दुनिया का इकोनॉमिकली पावर हाउस था। ये हम बता नहीं रहे हैं, एंगुस मेडिसन का रिसर्च है, सब जानते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक हम 35% थे, है ना। जब मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ तो 35 से 25% घटने लगे, है ना। फिर ब्रिटिश जब फुल कंट्रोल में हुए तब भी हम 22% थे, है ना। उसके बाद डिक्लाइन हुए, है ना। और फिर जब देश स्वतंत्र हुआ, नेहरू जी ने जो सोशलिस्टिक मॉडल मिक्स इकोनॉमी बना दिया, उसमें हमारे इकोनॉमी के जो इंटरप्रेन्योर थे उनके गले में चारों ओर फांसी, जिसको कहते हैं ना सकल, जिसको कहते हैं हमारे हिंदी में बोलते हैं बेड़ी बांध दी। तो उस समय हमें गाली देने के लिए राज किशन ने ये हिंदू ग्रोथ रेट बोला, है ना। लेकिन वही देश है, वही समाज है जिसको आप कास्ट पास्ट के नाम पर गाली देते हो। 1991 में नरसिम्हा राव उसको मैं उसको बोलता इकोनॉमी ऑफ ओपनिंग पूरी नहीं था, उसको कहते अनसैकलिंग ऑफ द इकोनॉमी हुआ ना। तो वही देश, वही समाज, वही कास्ट में बटा हुआ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया था। अटल जी का टाइम में 9.5% तक का हमारा ग्रोथ था ना। तो स्पिरिट है हमारा, वो परंपरा थी। अब आपको वैसा इन्वायरमेंट देना होगा, इसलिए इस पुस्तक में हमने वो सभी चीजें दिया है ना। हम लोग सोचते हैं कि हिंदू, मैंने पहला प्रिंसिपल धर्म से मूलम अर्थ क्यों रखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों की बात है कि प्रिंसिपल है यही ना, धर्म से मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है। यानी हमने कहा प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। हिंदू क्या चाहता है, हिंदू ने कभी गरीबी को कंडेम नहीं किया, बल्कि सेलिब्रेट भी नहीं किया। इसलिए हमने इसमें पहला शुरुआत में देखा वेल्थ का हमारे समाज में क्या महत्व है, फिर वेल्थ कैसे जनरेट होता है, उसके लिए स्टेट का क्या रोल है, रूल ऑफ लॉ कैसे अप्लाई होगा, फिर स्टेट को किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम अपनाई। अब देखो 5000 साल पे महाभारत में लिखा टैक्सेशन के बारे में। पहले तो रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, इसको कैलकुलेट करो, फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो, उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी अप्लाई हुआ उसको देखो, फिर सेल परचेस मार्केटिंग को देखो, इसका कितना कॉस्ट है, फिर बिजनेसमैन का अपना सर्वाइवल देखो, है ना, इंटरप्राइज की सर्वाइवल, इन सब चीजों को कंसीडर करते टैक्सेस लगाओ। ये भी कहा है कि जब बिजनेसमैन डिस्ट्रेस में हो तो स्टेट का काम है उसको सपोर्ट करो, है ना। फार्मर जब डिस्ट्रेस में हो तो उसको सपोर्ट करे। मैक्सिमम टैक्सेशन के बारे में 16% से ज्यादा टैक्सेशन की हमारे यहाँ बात नहीं किया है। इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात किया है इसके अंदर, यहाँ तक कि इसके अंदर एंटी कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन की बात है कि कहा है कि कोई किसी भी व्यक्ति का जो अर्थ है ना उसका शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अर्थ का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। धनाद अपकर्षण कहता है कि धन का आप एक्सप्लॉयटेशन करते उसका धर्म अर्थ सब नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको भी हमें रोकने की बात की। इसलिए मैंने उसमें नोट्स में लिखा है कि देखो लोग सोचते हैं कि इस तरह की बातें 125 साल पहले मार्क्स के समय से शुरू हुआ, लेकिन देखो 5000 साल पहले की बातें हैं। इसलिए हमने इस चैप्टर में सब यही सब दिया। तो जो धर्म का अर्थ था हमारे यहाँ पे दैट सस्टेन्स, तो सस्टेनेबिलिटी विद प्रॉस्पेरिटी, हाँ सस्टेनेबिलिटी विद प्रॉस्पेरिटी ये भी दिया हुआ है कि जब किसान एंड फार्मर डिस्ट्रेस में हो तो स्टेट उनको सपोर्ट करे, फिर जब स्टेट डिस्ट्रेस में तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये भी दिया हुआ है कि
कि जब आप इस फार्मर बिजनेसमैन स्टेट से लोन लेते हैं तो जब उनका इकोनॉमिकली ठीक होते धीरे धीरे उसको वापस भी करने की बात क्या है। यहां तक दिया कहा है कि बिजनेसमैन के जो बिजनेस करे उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा वाल्मीकि रामायण का इसके अंदर रेफरेंस है, भगवान राम का चर्चा डिस्कशन है कि वो जा रहे थे ना वहाँ लंबा क्रॉस कर, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इतनी सेना है, सेना को क्रॉस करने के लिए बोट नहीं है। तो मैंने सोच चर्चा है कि भाई कहीं यहाँ व्यापारियों का बोट तो ले लें, बोले नहीं नहीं व्यापारियों को हमें बोट नहीं ले। कितनी बड़ी प्रिंसिपल है कि ऐसे समय में भी आदमी बिजनेसमैन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये सब चीज हमने लिखा है और अंत में हमने दिया है कि भाई आप लोग कहेंगे कि भाई आप हिंदू लोग बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, इकोनॉमी की ये प्रिंसिपल फिलॉसफी की बातें कर रहे हो, में कहा है लेकिन तुम तो आप गरीब हो गए। तब हमने इसमें एक एंग्विस मेडिसन का डेटा दिया है। फिर हमने केस फॉर इंडिया विल ड्यूरक की किताब है उसका समरी दिया है। आरसी दत्त की 2 वॉल्यूम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका भी समरी देकर अपेंडिक्स में दे दिया कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इतना प्रॉस्पेरस देश जो फिलोसफिकली इकोनॉमिक का फिलोसफी भी था, इतना प्रॉस्पेरस था, आज गरीब क्यों हो गया। तो आप जब दूसरे प्रिंसिपल की तरफ आए, मेरे लिए तो क्योंकि मैं मूलतः इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक इसका स्टूडेंट रहा हूँ, शत्रुंजया प्रजा रक्षा, ये मतलब अपने आप में यदि आप एक तरीके से पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को हिंदुआइज कर रहे हो, क्योंकि आप डिफीटिंग एनिमी एंड डिफेंडिंग सिटीजन्स, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट जो मॉर्गन तो अभी पिछले 100 वर्षों में बात कर रहा है, उसको तो आप वैदिक काल में लेकर जाए। मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जब पढ़ रहा था तो इन सब चीजों को देखो ना कितना एप्ट है। शत्रुंजय, पहली बात है शत्रुंजय ने, आपकी मिलिट्री इतनी मजबूत होनी चाहिए कि शत्रु को पराजित कर सके और फिर आप अपनी जनता की रक्षा कर सको। ये इसका प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में पहले कहता है कि विजय बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए। अब विजय प्राप्त करने की क्या क्या आवश्यक चीज है, सभी चीज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा मिलिट्री होना चाहिए, आपके सोल्जर कैसे होना चाहिए इसका डिटेल है, कमांडर कैसे होना चाहिए, कमांडर इन चीफ कैसे होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपका आर्मामेंट क्या होना चाहिए, आर्मामेंट की टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए। फिर साथ साथ कहता है कि स्टोरेज के साथ साथ फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं ना, फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं। फिर बात करते हैं इंटेलिजेंस की बात करते हैं। फिर कहते हैं आपको शत्रु के हर समय वीक पॉइंट को आपको पता होना चाहिए और जब वीक हो उस समय अटैक करके उसको नष्ट करो। शत्रु स्ट्रेटेजम प्रयोग करता है या जिसको कहते हैं धूर्तता मक्कारी करता है, तो आपको उससे भी बड़ा धूर्त और मक्कार बनना चाहिए ना, इसका भी इसलिए हमने वो भी दिया है। महाभारत के साथ साथ किरातार्जुन के दिया है, ब्रजंति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति माया विषु नवाइन। ऐसे लोग नष्ट हो जाते, तो मायावी शत्रु के साथ मायावी नहीं बनते हैं ना। इसका पूरा हमने दिया। मैं कई लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूं कि देखो जो हिंदू सिविलाइजेशन जो इतना सफर किया ना मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न में 1000 साल की बात कर रहा हूं, इसलिए हुआ कि हमने शत्रु के साथ टूर्नामेंट का व्यवहार किया, हमने उनको हराया, छोड़ दिया है ना, क्योंकि हम ऐसे सज्जन लोग थे। लेकिन ये शास्त्र कहता है कि शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए, सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए उसका, कि दोबारा खड़ा नहीं हो। हमने पृथ्वीराज गौरी के साथ, पृथ्वीराज का हम इंसिडेंट जानते हैं, गौरी आया, हमने हरा दिया, वो छोड़ दिया। अगर पृथ्वीराज उसी समय नष्ट कर देते दोबारा नहीं आता। तो हमें ये शत्रु का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्लैरिटी, और उसको नष्ट करने की तैयारी होनी चाहिए, और उसका सब चीज इसके अंदर दिया हुआ है। और अंत में फिर मैंने कहा दिया है कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या था, महाभारत का सारा डिटेल दिया है अपेंडिक्स में। फिर लोग बोलेंगे कि अरे आप लोग तो फिर हार कैसे गए। तो हमने एक राम गोपाल मिश्रा जी की बहुत फेमस किताब है इंडियन रेजिस्टेंस अर्ली मुस्लिम इन्वेडर, और उस पर रिव्यू है सीताराम गोयल जी, हर एक हिंदू, उसका भी समरी दिया है कि हाउ वी हैव लॉस्ट। ओके, तो मतलब अपेंडिक्स भी बहुत केयरफुली देखना। अपेंडिक्स पूरा डिटेल है, मैंने वो भी अच्छा से है, क्योंकि अपेंडिक्स का सीधे सीधे भारत से संबंध है, और जो बुक का मेन कंटेंट है वो यूनिवर्सल है। तो तीसरा प्रिंसिपल स्वामी जी आपने दिया है, नास्ति विद्या समम चक्षु। अब क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, आज के इसमें तो खास करके एनईपी के संदर्भ में तो ये बहुत सारा डिबेट इसमें चल पड़ा है, और एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों की एजुकेशन के संबंध में बात चलती है।
तो भारत की पारंपरिक हिंदू ज्ञान परंपरा में इसको कैसे देखा गया? भारत के हिंदू ज्ञान परंपरा में देखा गया कि समाज का और स्टेट दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जनता को, प्रजा को, जो भी उसको अच्छा शिक्षित करना, जिससे कि दो काम, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्रिएटिविटी थिंकिंग हो और समाज में कंट्रीब्यूट कर सके और व्यसनों से मुक्त हो सके। कहता है कि अशिक्षित समाज व्यसनों में ग्रस्त हो जाता है, अशिक्षित समाज प्रोडक्टिव नहीं होता है। और उस जमाने में देखो सभी तरह की विद्याओं को वर्णन है। कल्पना कर, उस समय बोला है कि हिंदू लोग कहते 32 विद्याओं का हमने वर्णन किया है। इन 32 विद्याओं को पढ़ना चाहिए। उसमें 31 विद्या भी, आर्ट, क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर के साथ साथ इन सब चीजों का भी वर्णन है। मैं कलाओं का वर्णन, कलाएं तो 64 कलाएं हैं ना, मैंने कहा 32 विद्याओं को वर्णन किया है। और इसमें स्टेट का रोल भी दिया। मैंने कहा कि स्टेट का रोल है कि अपनी जनता को एजुकेट करो। तो इसलिए मैं एजुकेशन सबको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल होना चाहिए। साथ साथ हमने ये भी दिया है कि इसके अंदर 32 विद्याओं के साथ साथ एक और चीज जो मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, इसको मैं दिया हूं, एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयबिलिटी। हाँ, कि उनको एजुकेट करने के बाद उनको अच्छा एम्प्लॉयबल बनाना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट देना भी चाहिए और अच्छे योग्य जो होंगे उनको रिवार्ड भी करना चाहिए। इसका भी हमने वर्णन किया। और ये जितने इस पुस्तक में जितनी भी बातें हैं, मैं तो केवल कमेंट्री जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका सोर्स सब शास्त्र है। लेकिन ये व्यवस्था कैसे थी या कैसे टूटी, इसको लेकर भी है फिर? हाँ, हमने अंत में अपेंडिक्स में 2 अपेंडिक्स दिया है। एक तो ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी का उसका समरी दिया है ना, कि देखो हमारे यहाँ कितनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम था, जैसे अंग्रेजों ने आकर डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमने तक्षशिला से लेकर हमारे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उन यूनिवर्सिटियों का भी ब्रीफ दिया, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया उनका, जिससे कि हमारे लोगों को पता चले। नहीं तो क्या आजकल एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कहते हैं कि भारत से 1.8 मिलियन स्टूडेंट विदेश जा रहे हैं पढ़ने और 80 बिलियन डॉलर पैसा विदेश जा रहा है फीस देने के लिए। अब बड़े खुशी से बोलते हैं, यानी ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया और दुनिया के लोग वहां पढ़ने आते थे, वो देश के लोग ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन में प्राइड की कमी है। तो इस पहले सेक्शन में जिसमें आपने 4 सूत्र दिए हैं, उसमें चौथा सूत्र आपने दिया है जिसको आपने फाउंडेशनल सूत्रस कहा है, अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार। लोग तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी और हिंदू का संबंध ही नहीं है। ये देखो ना, आप देखो ना, मैं तो इसी चीज को, मैं तो अपनी ओर से कुछ नहीं बोला। कहाँ का शब्द है जानते हो? शाकुंतलम का। इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। शकुंतला को हम सब जानते हैं। शकुंतला की स्टोरी, गौतमी जो कण्व की पत्नी है, गौतमी और कुछ ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। जिसमें पहुंचते हैं तो उनका दरबार ओवर हो जाता है, कोर्ट ओवर हो जाता है, तो विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहां कंचुकी जो रिसेप्शनिस्ट मान लो, वो बोलती है कि आप ऐसे समय में आए हैं कि राजा जो है ना विश्राम करने पर चला गया है ना, कोर्ट ओवर हो गया है। लेकिन फिर वो कहते, फिर स्वयं खुद बोलती है अविश्रम लोकतंत्र अधिकार। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। देखो लोकतंत्र वर्ड है ना, कि लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है, राजा लोक कार्य में कोई विश्राम नहीं आएगा, ये है। इसलिए मैंने कहा ये रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। ये बहुत अच्छी टर्म है स्वामी जी, क्योंकि बहुत लोग तो अभी आजकल पार्टिसिपेटरी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी सबसे बड़ी चीज है। देखो कितनी बड़ी चीज है कि राजा का कोई विश्राम नहीं आएगा। आज तो एमएलए से मिलने जाओगे तो बड़ी बड़ी पता नहीं क्या क्या है, तो सीधे आ रहे हैं। इसलिए इसके अंदर हमने स्टार्टिंग क्या किया है, पहले देखा हमारे यहाँ राजनीति का क्या महत्व है। हम इसलिए बार बार, मैं इसमें लिखा नहीं हूं लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हम हिंदुओं को या दुनिया के लोगों को मंथा सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए। मंथा सिंड्रोम को मैं बोलता हूँ, ये मेरा क्वाइन किया हुआ टर्म है। वो कहती है कोई हो ही हमें क्या हानि, यानी जब भगवान राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है तो वो जाकर के न्यूज क्या क्यों देती है, कई को खुश हो करके अपना गोल्ड क्या कंगन बैंगल निकाल कर उसको दे देती है। तो कहती है कि तुम्हें देखो कैकेयी, तुम्हें अकल नहीं है क्या? अरे राजा भरत बने या राम बने, मैं तो मेड हूं या सर्वेंट हूं, मैं तो वैसी की वैसी रहूं, मेरा स्टेटस बदलने वाला नहीं है, तुम्हारा स्टेटस बदल जाएगा, है ना। तो देखिए हम हिंदुओं को इससे बाहर निकलना चाहिए। ये मंत्रा मेंटलिटी है, मंत्रा सिंड्रोम है।
कौन राजा होगा नहीं होगा इस पर हमारा इफेक्ट होता है, हम पर असर करता है। इसलिए हमने इसमें पहला दे राजनीति का क्या हमारे यहाँ महत्व है, राजधर्म क्या है। इसलिए बहुत अच्छा महाभारत का उसमें श्लोक दिया हूँ, कहते सर्वे विद्या राजधर्मेषु युक्ता, राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है, इसके बिना सारी विद्या अधूरी है। सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविश्य, राजधर्म सभी लोकों में प्रविष्ट है, कोई भी जगह नहीं है जिससे मुक्त है। सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना, यह सभी धर्मों में प्रधान के एक सबको रेगुलेट कंट्रोल मॉनिटर करता है। तो मतलब एक स्वामी जी होकर भी आप कह रहे हैं कि भारत में स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स अलग अलग किया हुआ नहीं था। नहीं, हमारा तो देखो क्या है, ये सब यूरोपियन, हमारे यहाँ तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट धर्म का है ना। धर्म के कॉन्सेप्ट में शिक्षा, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, राजधर्म है भाई, राजनीति नीति है, नीति भी धर्म है, उस दृष्टि से हमारा वर्णन है। और वैसे ही प्रयोग करने के लिए कहा है कि बोला कि राजा अगर सभी नियम कानून से प्रजा का पालन करता है तो भी मोक्ष को प्राप्त होगा। उसमें कहते सबसे ज्यादा बड़ा त्याग यहाँ पर है, सबसे बड़ा तपस्या यहाँ पर है, इसका सब वर्णन किया। इसलिए मैंने कहा पहला शुरुआत में हमने राजनीति का क्या महत्व यही दिया है, फिर हमने दिया कि हमारे यहाँ राजनीति सेवा का माध्यम है ना, कंट्रोल का माध्यम नहीं। फिर हमने दिया हमारे राजा का इलेक्शन होता था, है ना। काशी प्रसाद जायसवाल की बुक का हमने दिया है कि हमारे राजा का इलेक्शन होता था, राजा अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस पर डिसीजन लेता था, वो भी पेड होता था राजा। और राजा का क्या, जिसको हेड ऑफ स्टेट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिस्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब हमने उसमें दिया है। हमने भारत में डेमोक्रेटिक स्टेट कैसे थे उसका वर्णन दिया है, हमारे रिपब्लिकन स्टेट थे उसका भी हमने वर्णन दिया है, और सब डिटेल में दिया। और इन सब चीजों का ओवरऑल क्या पर्पस है कि आपका काम है जनता का में व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, लुक आफ्टर, डेवलपमेंट, केयर, ये सब चीज है, ये सब चीज का हमने उसके अंदर वर्णन किया। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैप्टर यही है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर में हमने बाद में अपेंडिक्स में दिया हिंदू पॉलिटिकल समरी की हमारे यहाँ राजा का इलेक्शन कैसे होता था। केपी जायसवाल, हाँ, केपी जायसवाल का, यानी राजा तो है, राजा इसलिए हेड ऑफ स्टेट है, कोई जैसे यूरोपियन मोनार्च नहीं है हमारे यहाँ। So, friends, 4 foundational principles: prosperity for all, defeating enemy and defending citizen, quality education for all, and responsible democracy. 4 foundational principles of the Hindu Manifesto. तो स्वामी जी अभी सिविलाइजेशनल सूत्रास पे आते हैं। सिविलाइजेशनल सूत्रास में आप कह रहे हैं अग्रएति युवती हरियाणा, यह ऋग्वेद का है। अच्छा, इसका अर्थ है कि अग्र एत युवती हरियाणा, माने हाईएस्ट रेस्पेक्ट वीमेन, ये कहता निर्भीक होकर के। तो देखो इसलिए मैंने दिया है शास्त्रों से, किसी भी समाज, राष्ट्र और उसके सिविलाइजेशन कल्चर को, ग्रोथ, डेवलपमेंट को आप कैसे मेजर करते हैं, वो देश समाज कैसे अपनी महिलाओं की का रेस्पेक्ट करता है, यहीं से हमने शुरुआत की है। तो हमने देखा हमारे समाज में और शास्त्रों में कैसे महिलाओं का रेस्पेक्ट है ना, उनका डिसीजन मेकिंग में कितना पार्टिसिपेशन रोल है ना। आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे करते हैं, है ना। तो द्रौपदी कहती देखो मैं पांडवों के राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ, उनका अकाउंट और फाइनेंस संभालती हूँ, इसलिए उनको समय मिलता है कि धर्म कर्म करते हैं। तो आप सोच सकते कितना बड़ा अफेयर के हेड करती है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बहुत सारे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, हमारे जो पॉलिटिक्स, आप तो जानते हो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं ना, कई जगह एक जगह लिखा हुआ है गृह कार्यसु दक्ष, है ना। तो उन लोगों ने ट्रांसलेट किया है एक्सपर्ट इन क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन भांडे धोने में एक्सपर्ट महिला, यानी ऐसा ट्रांसलेशन कर दिया है। तो इन सब चीजों को हमने उसमें दिया है, यहाँ तक कि दिया है महिला को कहा है किसी भी स्थिति में उसको मारा नहीं जा, अवध्या है, स्त्री अवध्या है। उसके रेस्पेक्ट के बारे में द्रौपदी के बारे में युधिष्ठिर बोलती है, युधिष्ठिर बोलते हैं कि देखो द्रौपदी हम लोग की पत्नी है, हमारी पत्नी है, लेकिन ये बहुत पंडिता है, विद्वान है, अरे बड़ी बहन की तरह से, इसलिए माता की तरह इसका आदर करो, है ना। और उनके पढ़ाई लिखाई विद्या का सबका हमने उसके अंदर दिया है। और सबसे अंत में हमने उसमें दिया है ऋग्वेद का
ऋग्वेद का क्या है कि लोग कहते हैं ना, आप में जैसे हम हिंदुओं को गाली देते हैं, तुम लोग तो क्या है, एंटी वीमेन हो। तो ऋग्वेद में 28 महिलाओं ऋषियों का वर्णन, महिला ऋषि का वर्णन है ना। हमने उन 28 में से 25 महिला ऋषियों का वेद मंत्र मिल गया, मैंने उसको वहां रखा है कि देखो कि ये हाईएस्ट, हिंदू समाज में सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट जो है ना ऋषि बनना है ना। हमने 28 महिलाओं को ऋषि बनाया, और ऋग्वेद में वर्णन है, बिना उनके नाम मेंशन किए वो मंत्र पढ़े नहीं जाएंगे। तो उसका भी हमने ये सारा कहाँ से आ गया फिर ये सती हो गया, डाउरी हो गया, ये इसका कोई रेफरेंसेस नहीं, मिलते हैं? देखो, कहाँ इसमें हमने डिक्लाइन हो? डाउरी पर नहीं दिया है, लेकिन डाउरी का मैं आपको बता रहा हूँ, पुराने जमाने में जो ओरिजिनल हमारा समाज है, वहाँ क्या था कि हम एग्रीरियन सोसाइटी थे ना। तो डाउरी कहाँ से आया, मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ कि पहले लड़का वाला भी लड़की वाला भी, क्योंकि दो लोगों की शादी हो रही तो लोग एक गाय एक बैल देते थे, आप समझ रहे हो ना। एक गाय और बैल, एक गाय बैल मैंने दो बैल दो गाय होगा, तो दो बैल से खेती कर सकता है, दो गाय उसको दूध, क्योंकि एग्रीरियन सोसाइटी है, दूध हमारे लिए कंपलसरी है। ये ओरिजिनल चीज है। अब बाद में, अब देखो, देखते देखते हम, आप देख सकते हैं भारत में कि हम लोग जब यंग थे तो सबसे पहले बड़ी शादी धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे की थी, वो वानखेड़े स्टेडियम, अनिल अंबानी की, है ना। अब देखो उस समय कहते 3 करोड़ खर्चा हुआ था, तो अब देखो उसी चीज को बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ में पहुंच गया ना। तो इस तरह से हमारे समाज में डीजेनरेट हुआ। जो वैल्यू क्या था कि एक नया गृहस्थी बन रहा है, तो उसको सपोर्ट करने पे, बेसिक घर चलाने के लिए ये सब चीजें आपको देना है, और दोनों तरफ से देना दोनों तरफ से देना है, दोनों तरफ से देना है, दोनों तरफ से देना है। अब कई जगह तो क्या है, कई परंपराओं में, हिंदुओं में ही कई परंपरा है हमारे धर्मशास्त्रों में कि लड़की को देना है, लड़की को देना है, लड़के को नहीं देना है, लड़की को देना है, स्त्री धन के हाँ, रूप में। तो लेकिन इसके ये जो वैल्यूज जो आपने कहा है कि हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, ये हमारा सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल है, सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल है। इसलिए एक जगह हमने महाभारत का रेफरेंस दिया है, उपाध्याय दशाचार्य, 10 टीचर से बड़ा प्रिंसिपल होता है, 100 प्रिंसिपल से बड़ा एक फादर होता है, और 1000 फादर से बड़ी एक माता होती है। ये भी हमने इसके अंदर दिया। तो लेकिन इसके आधुनिक कुछ अपेंडिक्स में आ गए, कहाँ से ये नहीं, महिलाओं के सन, ये जो गड़बड़ी हुई इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं गया। इसके अंदर जो मूलभूत अप्लाइड प्रिंसिपल हमने दिए हैं। तो अगला प्रिंसिपल जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्वामी जी, क्योंकि हिंदू माने कास्ट सिस्टम, और उसमें भी विषमता, छुआछूत। लेकिन आप तो कह रहे हो कि चतुर्वर्ण से भी आपने निकाल दिया हिंदू को, एक वर्णस्तदा लोको। देखो, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सब शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूं ना। ये महाभारत के अंदर ही नहुष संवाद है ना, नहुष युधिष्ठिर का संवाद हुआ है, वो वहीं का है। वहां पर वर्ण के बारे में चर्चा चलते हैं, तो बोलते हैं कि देखो, आदि काल में, प्रारंभ में कोई एक ही वर्ण था, है ना। वर्तमान में वर्ण हो गए, लेकिन भविष्य में कोई वर्ण नहीं रहेगा, एक ही वर्ण रहेगा। इस चीज का रेफरेंस दिया है। अब वहां पर, अब हमने इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि देखो हमारा समाज कैसा था, है ना। ये जो आजकल सो कॉल्ड हायरार्की, सवर्ण अवर्ण, पता नहीं क्या क्या सब बता दिए हैं। देखो, बहुत क्लासिक चीज है कि सत्यवती है, बोट, आज की दृष्टि से बोटमैन की, मछुआरे की, बोटमैन की बेटी है। उसके पुत्र वेदव्यास इतने बड़े ऋषि हुए, उससे शांतनु जो वहां का राजा शादी करना चाहता है, लेकिन वो बोटमैन, उस लड़की का बाप बोलता है कि देखो हमारी शर्त मानना होगा तभी शादी होगी। यानी ऑर्डिनरी आदमी भी राजा के बराबर में शर्त रह सकता है, कितना एम्पावर्ड है ना। इसलिए आपको पता चलता कोई छोटा बड़ा नहीं है। शादी होता है, चित्रांगद विचित्र वीर उत्पन्न होते हैं, फिर उनके बाद में यही वेदव्यास जी ही शायर करते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को, है ना। विदुर देखो वहां प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइजर है ना, प्रिंसिपल है ना। और ये सारा महाभारत इन्हीं के बीच में हो रहा है ना। तो यहाँ बता दो कौन सा छुआछूत, अप एंड डाउन की कोई बात नहीं है, है ना। तो ये झूठ फूट के हमारे पर क्रिएट किया गया। दूसरी चीज मैंने इसमें डिबंक किया है कि हमारे यहाँ कर्ण को बड़ा हीरो बना के दिया जाता है। क्या हुआ कि कर्ण अंग देश का था, जो आज का बिहार में है। रामधारी सिंह दिनकर जो बड़े पोएट थे ना, राष्ट्र कवि थे, वो उधर के थे, वहीं के थे।
उन्होंने एक रश्मि रति पुस्तक लिख दिया, जिसको अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोग नैरेटिव की बात करते हो, नैरेटिव उनसे सीखना चाहिए कि जो चीज फैक्ट नहीं उसको एस्टेब्लिश कर देना। महाभारत में कर्ण विलेन है, कोई भी युद्ध जीता उसने नहीं है, हर जगह हारा है। उसको उन्होंने इस तरह से ग्लोरीफाई कर दिया। भाई रश्मि रति पढ़ोगे तो बड़ा इंस्पायरिंग है ना, हम लोग बचपन में भी वही पढ़े। अब ऐसा लगता है कर्ण के साथ विक्टिमाइजेशन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। महाभारत में कर्ण देखो अंग के देश का है, वो उसकी आइडेंटिटी सूतपुत्र चैरिटियर का बेटा है, उसका बाप वहां से हस्तिनापुर में उसको पढ़ने के लिए भेजता है। ये महाभारत में, मैं उसका रेफरेंस दिया हूं, द्रोणाच कृपाच रामाच, है ना। कर्ण जो है द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, और उसी गुरुकुल में प्राप्त की, उसी गुरुकुल में, परशुराम से अलग की, लेकिन कृपाचार्य द्रोणाचार्य से उसी गुरुकुल में प्राप्त की जहां पांडव कौरव प्राप्त किए। यहाँ उसका प्रमाण दिया हूं कि देखो कोई भेदभाव उसको पढ़ाने में नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद द्रोणाचार्य ने उससे गुरुदक्षिणा मांगा कि जाकर द्रुपद को पकड़ के लो। तो कौरव कर्ण जाते हैं द्रुपद को पकड़ के लाने के लिए, और वो ला नहीं पाता, हार जाता है, द्रुपद मार के भगा देता, अर्जुन जाके पकड़ के ले आता है। तो इसमें कहीं पर भी कर्ण के साथ कोई भेदभाव कहीं नहीं है। झूठ मूठ करके लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट गैंग जो है प्रोपेगेंडा, इसको भी डिबंक हमने इसके अंदर किया है। तो और अंत में इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने शास्त्र का आधार दिया कि हमारे यहाँ वर्ण का क्या मतलब है, जाति का क्या मतलब है, जातीय का क्या मतलब है, और ज्ञाति का मतलब है, जिसके कारण सारा कंफ्यूजन है। देखो वर्ण जो है ना एक कलर नहीं है, जैसा सोशल साइंस में वैसा कलर। ये सोशल साइंस वर्ण का अर्थ है कि सायणाचार्य ने अपने, और दुर्ग आचार्य जो निरुक्तीय भाष्यकार हैं, कमेंटेटर हैं, उन्होंने लिखा है कि वर्ण का अर्थ है धातु पाठ है पाणिनि का, वीर्य वर्ण है, जिस चीज को आप एक्सेप्ट करते हो ना। तो बताते कि ऐसा धर्म कर्तव्य जो एक्सेप्ट करते हो वो वर्ण है। फिर उससे अधर्म और पाप से आपको दूर ले जाता है, वो भी वर्ण है। इसका सायणाचार्य ने वर्णन किया। तो वर्ण का अर्थ इससे पता चलता है वर्ण बाय बर्थ नहीं है, आप एक्सेप्ट करते हो। मैं थोड़ा बाद में इसके बाद बताऊंगा कि कैसे डेवलपमेंट। वर्ण के बाद हमारे यहाँ शब्द है जाति। लोगों ने जाति को जन्म से ले लिया है, हमारे यहाँ जाति जन्म से नहीं है, जाति का आकृति से है। ये न्याय दर्शन का सूत्र है, आकृति जाति लिंगाख्या। यानी उनका कहना कि जैसे आप बोलते गौ बोले, है ना, गौ बोले ना, तो गौ का इमेज आपके अंदर मन में बनता है, ये उसकी जाति है। यानी उसका संस्कृत में ककुत खुर बिशानी नाम थी गौ, ककुत में हम्प खुर बिशाने से एक गौ का इमेज है, तो बनता है। अगले सूत्र में कहते हैं समान प्रसवात्मिका जाति। अब लोगों ने क्या किया ना कि प्रसव माने बाय बर्थ बना दिया है, जबकि वात्सायन ने वहां कमेंट्री में लिखा है प्रसव का अर्थ बाई माने बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, समानम बुद्धिया प्रसूयते, जो बुद्धि में बनता है, जो इमेज को सोचते हो बुद्धि में प्रसव होता है, वो उसकी जाति है। मनुष्य की जाति हो गई, पशु की जाति, या किसी भी की आप जाते समान रूप से जो ना इमेजरी, बेसिकली कलेक्टिव इमेजरी जिसको हम कहते हैं, मेमोरी में बोलते हैं, वहां से जाति है। अब हमारे यहाँ जाति को देखा है, अब प्राणी नाम भी कहते हैं जाति, अब प्राणी नहीं कहते हैं, अब प्राणियों की भी जाति होती है, जो आप बार बर्थ करते, अब प्राणियों की भी जाति करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, पुराने जमाने का है, धाना सस्कुली माने खाने की चीज है, दोनों खाने की चीज। सिंपल भाषा में सोच लो कि काला जामुन और रसगुल्ला, है ना, दोनों एक ही, तो उनको एक तरीके से आप उनको बोल सकते हैं, एक फैमिली एक जाति। काटने की आरा शस्त्री, दोनों कटर हैं, लेकिन उनकी एक फैमिली, तो उनकी भी एक जाति है। जाति अप्राण्यम, जो अब प्राणी नहीं है उनकी भी जाति होती है। तो आप समझ लो कि जाति का मतलब क्या है। जाति बहुत ब्रॉडर सेंस में है। लोगों ने क्या है, अब दूसरी चीज में आता, फिर हमारा एक शब्द जाति है, जाति है ना, इसका अर्थ है ब्रदरहुड, जात्यंताक्ष बंधु, बंधुत्व अर्थ में 6 प्रत्यय करके जातीय बनता है, इसलिए जातीय का अर्थ है नेशनल या नेशनहुड, है ना। बांग्लादेश जातीय पार्टी का नेशनल पार्टी, अभी भी पुराने जमाने में है ताम्रलिप्ति जातीय सरकार, वो 42 की है ना, वहां जातीय शब्द वर्ड यूज होता है नेशनलहुड में, क्योंकि ये ब्रदरहुड के अर्थ में जातीय शब्द बनता है। यही शब्द उस समय सब चलता था। इसलिए कल मुझे बहुत अच्छे आशीष जी एबीवीपी वाले बोल रहे थे कि भाई तेलंगाना में जाओ, हम लोग को खुद को बोलते हैं राष्ट्रीय मंत्री, और हम लोग बोलते हैं जातीय मंत्री। जो प्रांत वाले हैं, प्रांत वाले अपने आप को राष्ट्रीय बोलते हैं, और हम अखिल भारतीय वो जातीय बोलते हैं। तो वहाँ क्या जातीय नेशन ही ब्रदरहुड सेंस में बनता है ना, इसलिए हिंदी में बोला था बिरादरी, है ना, जो
लोकल भाषा में बिरादरी इस सेंस में बना। यही जाति शब्द पहले हमारे पूर्वज लोग हिंदू जाति जब मालवीय जी को पढ़ोगे तो मालवीय जी हिंदू जाति हिंदू करते हैं। जाति। तो हिंदू जातीय शब्द से ही यूज में हिंदू जाति यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब आता हूँ तीसरा शब्द है ज्ञाति, जो ओरिजिनल जिसका सब प्रॉब्लम हुआ, ओरिजिनल शब्द ज्ञाति जो गुजराती में आज भी यूज होता है। ज्ञाति का अर्थ कुल वंश, किस कुल में वंश में हो, मराठी में भी होता है ना, वही है ज्ञाति। ज्ञाति का ओरिजिनल शब्द ज्ञाति है, कुल वंश परम ज्ञाति। लेकिन क्या हुआ, ज्ञाति और जाति के प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप गुजराती में जाओगे तो ज्ञाति को जाति बना दिया है, ज्ञाति को जाति बना दिया। तो ये प्रॉब्लम हुआ कि लोगों ने ज्ञाति का जो डिफरेंस है उसको जाति में आरोप कर, अब उसके कारण से हमारे समाज में आ गया और यूरोपियन लोगों ने मिलकर के इसको ज्यादा ही कुछ बढ़ा दिया। इसलिए ये सब लिखने के बाद हमने इस पर 3 अपेंडिक्स दिया है। एक केस निकोलस डर्क की पुस्तक कास्ट ऑफ माइंड, तो उसको समझ दिया है कि उनका कहना है कि कास्ट इज अ वेस्टर्न क्रिएशन, वेस्टर्न एकेडमिक क्रिएशन। और बाल गंगाधर जी के शिष्यों ने सुफिया पठान, प्रकाश साइन लोगों ने मिलकर के कास्ट पर लिखा है। उनका कहना है सारा कास्ट का ओरिजिन क्रिश्चियन है और वेस्ट के अंदर है। पुर्तगीजों ने पहली बार कास्टा शब्द का प्रयोग किया है भारत में। फिर अंत में मैंने केसलाल की ग्रोथ ऑफ ट्राइब एंड कास्ट इन मिडिवल इंडिया उसका समरी दिया कि देखो हमारे इतने कैसे सारा कास्ट वगैरह सब बना दिया, ग्रोथ हो गया। अब लोग सिंपल भाषा में लोगों को समझाने के कहता हूँ, देखो हम लोग किस ज्ञाति में उसको हम डिनाई कर सकते, अलग अलग कुल खानदान में पैदा होंगे, बने होंगे, फिर अपने अपने चॉइस ऑफ प्रोफेशन के अनुसार हमने अलग अलग प्रोफेशन है ना किया। वो हमारा छोटा छोटा ट्रेड यूनियन जैसे कह सकते हैं ना, वेद का है, कुंभकार, सभी का वर्णन है, तो उसको भी हमने दिया है। और ये सारा ट्रेड यूनियन जो है ना, फिर लाइक माइंड के बड़े ट्रेड यूनियन जिसको कहते हैं ना फेडरेशन बोलता है, ऐसे ही है। फिर वर्ण जो है ना, 4 वर्ण जो है ना बड़ा फेडरेशन के रूप में होता है। इसलिए वहां पर महाभारत में है संघ, उसको बोला है, उसको संघ बोला है। देखो ब्राह्मण संघ, क्षत्रिय संघ, छत्र संघ, ब्राह्मण संघ, विट शूद्र संघानम, और फिर अलग से स्त्री संघ भी बोला है, उनका भी यूनियन का समूह का बोला है, ग्रुप का बोला है। तो हमारे मतलब ये है, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने इस चीज शास्त्रों में लिखा वो उस सब चीजों को न समझ करके, ये जो यूरोपियन लोगों ने हम पर वोमिट कर दिया ना, उसी वोमिट को लेकर के हम लोग ढो रहे हैं। हमें इसी को डिबंक करना है। सो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम इज एसेंस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। और कभी भी किसी को हमने ये भी दिया है, सोल्जर बनाने, एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी हमने दिया है। ये एक बहुत मतलब यूनिक ट्रांसलेशन। शांति की भाषा तो हिंदू में बोलते हुए मंत्रों में वैसे तो करते हैं, लेकिन सर्वा शांति को आपने केयर फॉर नेचर क्यों ट्रांसलेट? नहीं, देखो ना, वो मंत्र का पूरा मंत्र देखो, ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधीय शांति, हर चीज में शांति से, सब चीज में, हवा, पानी, वनस्पति, पेड़, सब में शांति की बात करता है ना। अब इतने मंत्र को सबको याद नहीं, इसलिए मैंने उसका लास्ट सर्व शांति है ना लिख दिया। तो इसका मतलब है केयर फॉर नेचर, कि हम हिंदू के बारे में स्टार्ट इसको कैसे करता हूं कि कहता है कि देखो संसार पृथ्वी है ना, किस आदमी ग्रीड को है ना, किसी भी ग्रीड को आप पूरा नहीं कर सकते है ना। अगर बाइबल की बात कर दो है ना, बाइबल में है ना, वो जेनेसिस 1.2 में ना, गॉड क्रिएटेड मैन हिज ओन इमेज, फिश ऑन द वाटर, बर्ड इन द स्काई, ये सब, एंड रूल ओवर द लैंड, ये सब एक्सप्लॉइटेशन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन, फॉर एंजॉयमेंट ऑफ द नेचर है ना, रूल ओवर द लैंड वहां कहा है। हमारे यहाँ कहा कि नहीं भाई, ये पृथ्वी सारी तुम्हें धन संपत्ति, तुम्हारी तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी, कहता है। इसलिए यू आर पार्ट ऑफ द नेचर, यू आर पार्ट ऑफ द नेचर। आपको संयम होना चाहिए, रिस्ट्रेंड यूज होना चाहिए, है ना, हर चीज का उपयोग करना चाहिए। और आपका नहीं है ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान ग्रेटिट्यूड के साथ, है ना, जो आवश्यक है उसी का उपयोग आपको करना है। फिर हमने इसमें दिया कि हमारे शास्त्रों में नेचुरल फॉरेस्ट, जिसको कहते हैं अभयारण्य, जिसको कहते हैं नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह का सब वर्णन है, और उसमें एनिमल का प्रोटेक्शन है, नॉन किलिंग ऑफ द एनिमल, सबका वर्णन दिया है। साथ साथ हमने ये भी डिबंक किया है कि जो लोग कहते हैं शास्त्रों में कहते हैं हमारे यहाँ एनिमल किलिंग था ना, सैक्रिफाइस यज्ञ होता था, देखो हमारे शास्त्र में कहा है, बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन कैसे ट्रांसलेशन गलत है, अजायष्टव्यम,
अजा से होम करो। अब अजा क्या है, मॉडर्न लोगों ने बकरी ट्रांसलेट कर, लेकिन वहां क्या है, अजा इति सप्तवर शान से विरह, 7 साल पुराना धान है ना, खाने का अन्न है, उसको अजा, क्योंकि न जायते अजा में जो जर्मिनेट नहीं हो सकता है, जो खाने के एग्रीकल्चर काम में नहीं होगा, उसको ही जलाओ। देखो कितनी बड़ी बात है। अब फिर आचार्य में डिस्कशन में 7 साल कहाँ मिलेगा तो फिर वो कहते नहीं, कुछ चीजें 3 साल की हो, कुछ दिन 5 साल की हो, कुछ 7 साल, जो जो जैसा उपयोग हो उसका हमने उसमें वहां पर वर्णन दिया है। ये सब चीज को हमने, और फिर बाद में पेड़, वाटर बॉडी, जंगल, फॉरेस्ट, नदी, सबका वर्णन दिया है। तो ये केयर फॉर नेचर है। तो आज के सारे इकोलॉजी और एनवायरमेंटलिज्म, ये सारे डिबेट, ये एक चीज, एक जगह तो मैंने महाभारत का डिटेल लिखा है कि कहता है कि पेड़ों में कैसे प्राण हैं, पेड़ कैसे ग्रोथ होते हैं, कैसे स्पर्श करते हैं, उसको सारा चैप्टर को हमने उसी के अंदर निकाल करके थोड़ा मॉडर्न बोटेनिकल भाषा में उसको लिख दिया है। अंतिम सूत्र आपने जो लिखा है, ये भी सूत्र तो सबको पता है, माता भूमि, लेकिन उसको केवल आपने मदरलैंड तक सीमित नहीं रखा है, रिस्पेक्ट फॉर द लैंड। तो ये केवल भारत के लिए है, विश्व नहीं के? नहीं, ये ऐसा है, प्रिंसिपल तो पूरे विश्व के लिए है कि जिसको हमने भारत से कनेक्ट करते हैं ना। देखो हम हिंदू जहां पर भी जाते हैं, ये तो हमारी पुण्य भूमि है, मातृभूमि है, धर्म भूमि है, लेकिन हम अमेरिका में भी जाते हैं तो वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जहां पर भी जाता है उसका सेक्रेड लैंड होगा, लेकिन जो कर्म भूमि है उसका भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। यानी कि आप जहां काम कर रहे हो, कमा रहे हो, उसको रेस्पेक्ट नहीं करो। इसलिए मैंने इसको लिखा कि ये केवल सैक्रेड लैंड से नहीं, आपका कर्म भूमि से भी है, जहां पर भी जाओ उसको रेस्पेक्ट होना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल की दृष्टि से। अब भारत की दृष्टि से हमने लिखा है कि हम हिंदुओं के जो ओरिजिनल पूर्वज हैं, अभी वर्तमान में इस मनवंतर में हम लोग वैवस्वत मनु के वंशज हैं, दक्षिण उत्तर सब उनके वंशज हैं, यही हमारा परंपरा। अब वैवस्वत मनु जो है ना, उत्तर भारत में पैदा नहीं हुए हैं, ये दक्षिण भारत में पैदा हुआ। ये इसका हमने भागवत महापुराण का वर्णन दिया है कि कहते हैं जो वैवस्वत मनु हैं ये राजर्षि सत्यव्रत हैं और द्रविड़ेश्वर हैं, उनका नाम है द्रविड़ेश्वर राजर्षि सत्यव्रत, वही इसमें अभी वैवस्वत मनु बन गए हैं। तो अब ये जो झूठ मूठ का जो प्रोपेगेंडा है, आर्यन द्रविड़, सब मिथ बोगस एकदम डेमोलिश हो जाता है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, हम भागवत महापुराण की बात करते। पहला चीज तो हमने इसको दिया है। दूसरा चीज ये भारत की सैक्रेड ज्योग्राफी का वर्णन दिया है, और हमने ये दिया है कि श्री अरबिंदो का एक वर्ड है, फेमस वर्ड है, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट एंड ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो भारत की ज्योग्राफी, पुरानी ज्योग्राफी हमने मानधाता की ज्योग्राफी दी कि मानधाता वर्ण की मेरे राज्य में यमन वगैरह, यानी यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, जिसको आज वेस्ट एशिया, सब उनके राज्य में आते थे, है ना। उनका सबका हमें मतलब कि देखो ये हमारा पुराना भारत का एक्सपेंस है। फिर भारत के सभी जनपदों का वर्णन किया है, भारत के नदियों का वर्णन किया है, भारत के सभी पहाड़ों का वर्णन किया है ना, कि लोगों को अपना इसका बोध होना चाहिए कि हमारा देश का ज्योग्राफिकल एक्सपेंस कितना था, इसका सारा डिटेल वर्णन किया है। फिर अंत में वही पृथ्वी भूमि सूक्त का पूरा डिटेल दिया, देखो हमारे मदरलैंड को कितना प्रशंसा थी, और अंत में इसमें दिया हुआ है एंटी नेशनल को भी आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है। दिया है एंटी नेशनल को आइडेंटिफाई करो, उनको पनिशमेंट को, दे आर लाइक वर्म इन सर पैरासाइट, यू नो। ये भी हमने दिया है। अरे तो besides 4 foundational principles, there are 4 civilizational sutras, that is highest respect for women, a non-discriminatory social system, a care for nature and respect for the land. Now Swami ji, ये 4 fundamental या foundational principles, sutras, and 4 civilizational, that is applied sutras. आप कह रहे हैं कि इनको ये एक्सक्लूजनरी नहीं है, बोथ आर हार्मोनियस, आठों एक साथ चलेंगे। इसीलिए हमने लास्ट में रिस्पेक्ट फॉर द लैंड दिया है कि एम्प्टी नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म हैज नो मीनिंग, है ना। जब तक ये सब चीज नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब फाउंडेशनल सिविलाइजेशन चीज के बाद ये सब चीजें जो आपको अपहोल्ड करता है। तो लास्ट में मैं स्वामी जी ये समझना चाहूंगा कि आप अभी का जो सारा कॉन्टेम्पररी डिबेट है, हिंदुत्व, नेशनलिज्म,
आपने अभी जैसे एंटी नेशनल की भी बात की, क्या भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में ये हिंदू सूत्र जो है या हिंदू मैनिफेस्टो जो है, इसके द्वारा आप क्या आने वाले समय में इसके आधार पर आप क्या चाहते हैं कि क्या इसका बेस बने इंटेलेक्चुअल स्पेस में, जो हिंदू होने में लोग एक तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हिंदू शब्द से एक तरीके से आजकल के सेक्युलर पॉलिटिक्स में कहा जाए तो एक तरह से गाली की तरह यूज, ये इसमें क्या बदलाव आएगा आपको देखो, लगता दो है? चीज है। पहला चीज है कि हम एक सिविलिजेशन रहे, कंट्री देश रहे, तो हमारे प्रोफाउंड थॉट है, और ये हमारा थॉट केवल जैसे हम सर्वे भवन्तु सुखने की बात करते हैं, तो वैसे ही हमारा सारा थॉट है ना, केवल सर्वे भवन्तु सुखना कहने से नहीं होगा, वो तभी होगा जब इकोनॉमी, डिफेंस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, वीमेन, सोसाइटी सब उस तरह से फ्लोरिश होंगे, केयर, नेचर के केयर के साथ होंगे ना। तो ये हमारे प्रिंसिपल मैं कह रहा हूँ कि दुनिया भर अप्लाई करे, है ना। और ये प्रिंसिपल मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये जो इसमें वर्ण प्रिंसिपल है, दुनिया में कोई भी देश कहीं पर भी अप्लाई करेगा तो वो अच्छा देश बन जाएगा, ये यूनिवर्सल है ना। दूसरी चीज भारत के कंटेक्स्ट में है ना, कि क्या है कि भारत में हिंदुओं को इतनी गाली दिया कि पिछले 100 साल से हमारे अंदर में खुद सेल्फ डिसबिलीव हो गया है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। तो ये उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। और फिर अगेन मैं रिपीट कर दूं, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। यानी क्योंकि लोगों को जब विश्वास आ जाएगा ना कि हमारे यहाँ भी कंटेम्पररी थॉट है, हर चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप बोलो मैनेजमेंट में पढ़ाया जाए तो बड़ी चीजें है ना, सत्यम ही मूलम अर्थस्य, है ना। इकोनॉमी कैसे होती है, उसका करेज होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये वर्णन है, इसी के पुस्तक में वर्णन है कि अर्थ कैसे है, बिजनेसमैन के अंदर क्या है, करेज होना चाहिए ना, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। लक्ष्मी कहती न अकर्मणी बसामी, जो आलसी उस घर में नहीं बसती ना। ये सब जो आज पढ़ाते हो ना मैनेजमेंट में, इधर उधर से लाकर बड़ी बड़ी चीजें, यहाँ तो मैं सारा चीज हमने दे दिया है, तो वो प्राइड आएगा। और प्राइड आकर अल्टीमेटली क्या, हम एक अच्छा, संपन्न, समर्थ, सामर्थ्यशाली भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे कि हम दुनिया में डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ रह सके। और हम पहले अपने आप को डिग्निटी रेस्पेक्ट साथ बनाएंगे, फिर दुनिया के और भी परसिक्यूटेड देश समाज है उनको भी आगे बढ़ाएंगे, है ना। देखो, संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष है। संघ ने संकल्प किया पंच परिवर्तन ना, तो इस पंच परिवर्तन की बातें भी इस पुस्तक में है ना। पहला स्व, तो पहला इकोनॉमी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और पैट्रोटिज्म, ये स्व की सारे तंत्र की व्यवस्था अपने स्व पर आधारित, तो इसका बोध कराता है ना। पहला 4 चैप्टर इकोनॉमी, डिफेंस, एजुकेशन और पॉलिटिक्स, और 8वां सूत्र पैट्रोटिज्म, ये स्व के ऊपर निर्भर है। दूसरा चीज है समरसता, समरसता, 6ठा सूत्र समरसता की बात करता है। फिर पर्यावरण, 7वां सूत्र पर्यावरण की बात करता है। कुटुंब प्रबोधन, आपका 5वां सूत्र कुटुंब प्रबोधन में आ जाता है। तो और नागरिक कर्तव्य आपके 4थे सूत्र में आ जाते हैं। तो पंच परिवर्तन की बात भी इसके अंदर समाहित है। और दूसरा, जहां तक विमर्श की बात है, तो जिसके ऊपर आजकल सारा, जिसके ऊपर हम पर अटैक होता है, तो विमर्श के लिए मैंने जो सामाजिक समरसता वाला विमर्श 6ठा सूत्र है, विमेल वाला विमर्श 5वां सूत्र है, पर्यावरण विमर्श 7वां सूत्र है। तो विमर्श का भी इसके अंदर समाहित है। इसलिए हमारे स्वयंसेवकों के लिए भी हिंदू मैनिफेस्टो बुक अच्छा उपयोगी सिद्ध होगा। तो हिंदू मैनिफेस्टो ये पंच परिवर्तन का एक तरीके से हिंदू ग्रंथों के आधार पर पंच परिवर्तन का इंटरप्रिटेशन है, और उसका आज के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतना समय निकाला और आपके पुस्तक के बारे में चर्चा की। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्रीफ आइडिया अबाउट द हिंदू मैनिफेस्टो। Hindu Renaissance is unfolding, and Swami Vivekananda ji, who has been working tirelessly for this idea of bringing ancient Hindu thought for the modern context and inspiring people to apply those sutras or the principles for the contemporary transformation, restoring dignity of Hindus, and inspiring them to take the job of leading in the world with the principles
based on Hindu scriptures. So I hope you will get some interesting insights through this discussion, and you will grab the book also. 26th April, Sarasanga Chalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Dr. Mohan Bhagwat will release the book, and I hope you will grab the copy and find this book inspiring enough to take pride in being Hindu. नमस्ते स्वामी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके. मुझे विश्वास है ये वैसे तो देखने के लिए 8 सूत्र है, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स को भी प्रेरणा देंगे आगे इस लाइन पर कुछ काम करने के लिए. तो हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.